Assalamualaikum dear student. Hope you all are doing well. आज मौसम कुछ ठीक नहीं है तो उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो इट्स ऑल राइट अगर कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा आप लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या कोई इंटरनेट का इशू है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The topic we are going to discuss today is reading short stories and reading comics and excerpts. सबसे पहले reading short stories को discuss करेंगे। सबसे पहले definition देखेंगे short stories कहते किसको हैं। Short story means a delineation of different social and practical experiences that the writers or the speakers create to amuse people. शॉर्ट स्टोरी में एक राइटर अपने डिफरेंट सोशल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग डेलिनिएट करता है चीज़ों को। डेलिनिएशन मीन्स पोर्ट्रे करना, डिस्क्राइब करना। तो एक राइटर जो भी वो सोशली देख रहा है अपने इर्द गिर्द, कहीं किसी भी चीज़ को जिसको उसने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, जब वो उसको डिस्क्राइब करता है थ्रू और हर राइटिंग उसको पोर्ट्रे करता है तो उसको स्टोरी का नाम दिया जाता है। एंड the writer or the speaker create to amuse people. Sometimes short stories बोल के भी बताई जा रही होती हैं, तो अगर सुनाई जा रही हैं स्टोरीज तो ऑब्वियसली फिर वो स्पीकर उसमें इन्वॉल्व होगा। अगर लिखी जा रही हैं तो राइटर उसको लिख रहा होगा। तो इसमें राइटर या स्पीकर का जो बेसिक पर्पस होता है दैट इज टू अम्यूज पीपल। अम्यूज मीन्स टू एंटरटेन और टू चीयर अप। लोगों को इंटरटेन करना बेसिक पर्पस होता है शॉर्ट स्टोरीज का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। क्या है शॉर्ट स्टोरी? एक राइटर या स्पीकर अपने इर्द गिर्द जिन भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है सोशली, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी बेस पर वो किसी भी इवेंट को, किसी भी सिचुएशन को डेलिनिएट करता है, पोर्ट्रे करता है और अपनी ऑडियंस को अम्यूज करने की कोशिश करता है। that is a short story. That is the definition of a short story. Then background of short story. Short stories are popular since ancient times. पुराने वक्तों से शॉर्ट स्टोरीज लिखते आ रहे हैं राइटर्स। ऐसा नहीं है कि कोई न्यू जॉनरा है या फिर आजकल ये इंट्रोड्यूस हुई है करंट पीरियड्स में, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से राइटर्स इसको एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं और इवेंट्स को और सिचुएशंस को पोर्ट्रे करते आ रहे हैं टू अम्यूज पीपल। Then known as mythology, folklore and fables. इसको mythology भी कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी को। mythology क्या होता है? mythology means myth, जिसमें कोई चीज़ नरेट की जा रही हो जो कि किसी रियल चीज़ से रिलेटेड ना हो। मिथ क्या होती है कि कुछ पुराने लोगों ने कुछ भी मन घड़त बातें जो बना ली होती हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है शॉर्ट स्टोरीज में। इसके अलावा फॉकलोर भी हो सकती हैं। फॉकलोर मीन्स ट्रेडिशनल स्टोरीज ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं वो भी हो सकती हैं शॉर्ट स्टोरीज। एंड फेबल्स भी हो सकती हैं। फेबल्स क्या होती हैं? फेबल्स आर द शॉर्ट स्टोरीज विद एनिमल कैरेक्टर्स। ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और एक मॉरल लेसन कन्वे किया जा रहा होता है उन एनिमल कैरेक्टर्स के थ्रू। उनको फेबल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर एंड टर्टाइल्स, कछुए और खरगोश वाली जो कहानी है सबने पढ़ी होगी, उर्दू लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी। उसमें क्या है? एनिमल कैरेक्टर्स हैं और एनिमल कैरेक्टर्स के थ्रू एक मॉरल लेसन कन्वे किया जा रहा होता है। आप लोग बताएं क्या मॉरल लेसन है? आप सबने स्टोरी को पढ़ा होगा, हेयर एंड टर्टाइल्स या फिर कछुआ और खरगोश। इसका क्या मॉरल लेसन आप लोगों ने इससे अखज़ किया या पढ़ा? आपकी आवाज नहीं आ रही। Slow and steady wins the race. यस। और उर्दू लैंग्वेज में क्या मॉरल था वो भी बताएं। उर्दू में भी आपने स्टोरी को पढ़ा होगा। उर्दू लैंग्वेज में क्या हमें मॉरल लेसन इससे मिलता है? मैम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
ये मॉरल लेसन तो नहीं हमने पढ़ा, जो एग्जैक्ट हमने पढ़ा हुआ है बुक्स में वो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ उल्टा वो चीज़ हमारे साथ भी हो जाती है। वो एक प्रॉपर जो एक गरुड़ का मॉरल सर लेसन है नीचा ना, है, वो मैं गरुड़ पूछ का रही सर हूँ। नीचा। जी, गुरूर का सर नीचा होता है। मैं एक्चुअली चेक करना चाह रही थी कि आप लोगों को वो चीज़ मेमोराइज है या नहीं, आप लोग भूल गए हैं। तो उर्दू लैंग्वेज में मॉरल लेसन था गुरूर का सर नीचा होता है, एंड इन इंग्लिश स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्या बेसिकली क्या पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स हैं और उन एनिमल कैरेक्टर्स के थ्रू एक मॉरल लेसन कन्वे किया जा रहा होता है। तो इस टाइप की स्टोरीज को फेबल का नाम दिया जाता है। तो शॉर्ट स्टोरीज में फेबल्स भी इंक्लूड होती हैं, फोकलोर्स भी होती हैं, मिथोलॉजीज भी होती हैं, मिथ्स से रिलेटेड भी स्टोरीज होती हैं। तो ये सारी जो स्टोरीज हैं इनको शॉर्ट स्टोरीज में इंक्लूड किया जाता है। देन ओरिजिनेट बाय एडगर एलन पॉय। एडगर एलन पॉय ने इसको ओरिजिनेट किया, एंड एंटन चेखोव इज द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर कंसीडर किया जाता है वो एंटन चेखोव है। शॉर्ट स्टोरी डिक्लेयर्ड बेटर देन नॉवल। नॉवल से ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं शॉर्ट स्टोरीज। नॉवल क्या होता है, नॉवल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोरी, लेकिन वो लॉन्ग होती है। शॉर्ट स्टोरी जैसे कि नाम से शो हो रहा है शॉर्ट होती है, एंड ऑन द अदर हैंड नॉवल जो है वो लॉन्ग स्टोरी होती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस एंड इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है एक नॉवल में या नॉवेला में। जबकि शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिमिटेड होती है, शॉर्ट होती है। तो नॉवल से ज़्यादा बेहतर समझी जाती है बिकॉज वो शॉर्ट होती है, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने में। तो शॉर्ट स्टोरी नॉवल से ज़्यादा बेहतर कंसीडर की जाती है। रिटन इन 2000 to 10,000 वर्ड्स। एक शॉर्ट स्टोरी में वर्ड्स की बात हो रही है, नॉट पेजेस। 2000 से 10,000 तक वर्ड्स हो सकते हैं, एंड इन नॉवल बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होती है नॉवल में। समटाइम्स अगर आप लोगों ने अगर मोस्टली गर्ल्स पढ़ती होती हैं नॉवेल्स, तो शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ हो, 1000+ पेजेस होते हैं और फिर उसमें वर्ड्स तो फिर बहुत ज़्यादा होंगे। तो नॉवल जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकते हैं, जबकि शॉर्ट स्टोरीज हैं वो लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड वर्ड्स 2000 to 10,000 वर्ड्स तक हो सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज में। presented a single significant episode usually। एक सिंगल एपिसोड में एक स्टोरी कवर हो रही होती है इन शॉर्ट स्टोरीज। एंड अगर हम नॉवल की बात करें या फिर किसी भी और जॉनरा की बात करें जिसमें स्टोरी कन्वे की जा रही है, फॉर एग्जांपल इन ड्रामास में भी एक स्टोरी कन्वे की जा रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे एपिसोड्स में कवर हो रही होती है स्टोरी। नॉवल की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसमें टेक्स्ट होता है जिसको आप पढ़ते हो, रीड करते हो और फिर एक स्टोरी को आप कंप्लीट कर पाते हो। लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो होती है सिंगल एपिसोडिक स्टोरी होती है, टेक्स्ट होता है उसमें। देन इट क्रिएट्स अ सिंगल डायनामिक इफेक्ट। एक सिंगल डायनामिक इफेक्ट उसमें क्रिएट हो रहा होता है। डायनामिक मीन्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। सिंगल स्टोरी होती है, सिंगल एपिसोडिक स्टोरी होती है, लेकिन उसमें डायनामिक इफेक्ट होता है। डायनामिक मीन्स के जो भी इवेंट डिस्क्राइब किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बस एक ही इवेंट, एक ही सिचुएशन को डिफाइन किया जा रहा है, वो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, उसमें डायनामिक इफेक्ट भी हो सकता है, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग्स आ रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट हो रही है स्टोरी में, ऐसा हो सकता है शॉर्ट स्टोरी में भी। इट क्रिएट्स अ सिंगल डायनामिक इफेक्ट। ओके, ये पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस। शॉर्ट स्टोरीज में लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक शॉर्ट स्टोरीज में मोस्टली 4 to 5 तक कैरेक्टर्स होते हैं, और सिचुएशन भी लिमिटेड सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन भी हो सकती है, ज़्यादा सिचुएशंस भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी किस तरह की स्टोरी है। जबकि नॉवल की अगर हम बात करें यहीं पे, तो नॉवल में कैरेक्टर्स मोर देन 30 एंड मोर देन 50 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी कि किस टाइप की स्टोरी है। तो नॉवल जो है, क्योंकि एक लॉन्ग राइटिंग होती है, लॉन्ग स्टोरी होती है, तो उसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें सिचुएशंस भी फिर ऑब्वियसली उसी हिसाब से इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। और जो शॉर्ट स्टोरी हैं उनमें लिमिटेड कैरेक्टर्स और लिमिटेड सिचुएशंस होती हैं। देन पर्पसेस ऑफ रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। कुछ पर्पसेस हैं शॉर्ट स्टोरीज के। फर्स्ट वन इज कल्चरल इन्हांसमेंट। कल्चर को इन्हांस किया जा रहा होता है थ्रू स्टोरीज। जैसे कि हमने पहले बात की
प्रीवियस स्लाइड में कि फोकलोर्स जो हैं वो भी शॉर्ट स्टोरीज में इंक्लूड होती हैं। तो फोकलोर्स क्या होती हैं? फोकलोर्स में ट्रेडिशनल स्टोरीज ही होती हैं जो एक कल्चर से रिलेटेड होती हैं, एक कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं। तो इन शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू कल्चर को भी इन्हेंस किया जा रहा होता है। समटाइम कल्चर को स्प्रेड किया जा रहा होता है वहाँ के रहने वाले लोगों में। जैसे कि हम अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी कल्चर से रिलेटेड भी अगर एक राइटर स्टोरी लिख रहा है तो उसका पर्पस हो सकता है कि वो पंजाबी कल्चर को इन्हेंस करना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें, अगर एक राइटर शॉर्ट स्टोरी में पाकिस्तानी कल्चर के बारे में कुछ राइट कर रहा है, मीन्स कि वो पाकिस्तानी कल्चर को इन्हेंस कर रहा है। So it can be the purpose of a short story. Then linguistic ideal. A short story can also be a linguistic ideal because reading है, जहाँ पे भी reading होगी that means कि आप language को पढ़ रहे हो। Linguistic क्या होता है? Linguistic is the scientific study of a language. ठीक है, तो linguistic ideal होती है short stories। और जैसे कि मैंने अभी बात की रीडिंग की, जहाँ पे भी बात करेंगे मीन्स के रीडिंग एक राइटर किस तरह से किसी चीज़ को राइट करता है, सिर्फ स्टोरी नहीं, कुछ भी राइट कर रहा है अगर राइटर, तो उसमें वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उस लैंग्वेज के थ्रू आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ भी इन्हांस हो रही होती है। तो यहाँ पे जब हम स्टोरीज़ की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज हों या लॉन्ग स्टोरीज हों, तो उसमें आपकी लैंग्वेज भी इन्हांस हो रही होती है। अगर आप अपनी टारगेटेड लैंग्वेज में उस स्टोरी को रीड कर रहे हो फिर वो बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद हो सकती है। बिकॉज जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपकी टारगेटेड लैंग्वेज इंग्लिश है, आप इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, उसे इन्हांस करना चाहते हो, उसके लिए आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए कि आप अपनी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए आप शॉर्ट स्टोरीज को रीड कर रहे हो। तो ये भी एक पर्पस होता है शॉर्ट स्टोरीज को रीड करने का। देन कंसेप्चुअल ट्रेनिंग, जब भी आप स्टोरीज को पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी इन्हेंस हो रहे होते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ की भी ट्रेनिंग हो रही होती है, इम्प्रूव हो रही होती है, आपकी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। तो स्टोरीज को रीड करने से आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी इम्प्रूव हो रही होती है। देन एडिशनल ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक जैसे मैंने पहले बताया अभी, लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लिंग्विस्टिक की बात करें दैट मीन्स लैंग्वेज। और जब हम साइंटिफिकल स्टडी की बात करते हैं लैंग्वेज में या फिर लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो उसमें हर एस्पेक्ट आ जाता है लैंग्वेज का। उसमें लैंग्वेज को बोलना किस तरह से है, उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, उसके स्पेलिंग्स आ जाते हैं, उसकी ग्रामर आ जाती है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी वर्ड फॉर्मेशन आ जाती है कि एक वर्ड किस ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है एक वर्ड की। वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे कि एक वर्ड के आगे आईएनजी फॉर्म लग रहा है, दैट मीन्स कि वो कंटिन्यूएशन फॉर्म है एक लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म होगा। इसी तरह से ईडी लग रहा है तो दैट मीन्स कि वो पास्ट फॉर्म हो सकती है। तो ये सारे वर्ड फॉर्मेशन है। तो हर हिसाब से लिंग्विस्टिकली आप देख रहे होते हो उस लैंग्वेज को। और यहाँ पे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मीन्स टू डू समथिंग सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की तरफ आ रहे होते हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की तरफ आ रही होती है, आप परफेक्टनेस की तरफ आ रहे होते हो रिगार्डिंग दैट लैंग्वेज जिसमें आप उन शॉर्ट स्टोरीज को रीड कर रहे होते हो। देन ऑथेंटिसिटी इन कॉम्प्रिहेंशन, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना शुरू कर देते हो चीज़ों को, टेक्स्ट को, शॉर्ट स्टोरीज को। देन कन्वीनियंट वे टू ट्राई न्यू जॉनरास एंड ऑथर्स। Here a word is written, genres. Do you know the meaning of genres? कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? जॉनरा किसको कहा जाता है? कभी सुना है इस वर्ड को पहले, जॉनरा? No, ma'am. Okay, genre means the categories or the types of, और यहाँ पे हम किन जॉनरास की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम रीडिंग के हवाले से बात करें, एक लैंग्वेज के हवाले से बात करें, तो अगर यहाँ पे हम मीन्स कि हम बेसिकली राइटिंग के हवाले से बात करें, रीडिंग कर रहे हैं तो किसी राइटिंग को रीड कर रहे हैं, तो राइटिंग के जो जॉनरास होते हैं वो लिटरेचर के जो जॉनरास हैं उनको कहा जाता है। इट मीन्स के लिटरेचर की जितनी भी टाइप्स हैं वो टाइप्स ऑफ जॉनरास कहलाती हैं। जैसे कि लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में नॉवल आ जाता है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरीज,
को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके अलावा पोइट्री आ जाती है, प्रोज आ जाती है। ऑल दीज आर द जॉनराज ऑफ लिटरेचर और द जॉनराज ऑफ राइटिंग। इसके अलावा लेटर राइटिंग भी हो सकता है, एसेज भी हो सकते हैं, एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ लिटरेचर की बात करें तो उसमें कुछ अलग से हो जाएंगे, लाइक पोइट्री, ड्रामा, प्रोज और स्टोरीज, इस तरह के नॉवेल्स, इस तरह की चीज़ें लिटरेचर के जॉनराज होते हैं। तो उन जॉनराज की बात हो रही है यहाँ पे। जॉनराज क्या है? टाइप्स ऑफ लिटरेचर और टाइप्स ऑफ राइटिंग वी कैन से। तो एक रीडर जब शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ता है तो वो उसका इंटरेस्ट डिवेल्प होता है कि वो दूसरे जॉनराज में भी इंटरेस्ट ले। अब जॉनराज जो टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं, ड्रामा में भी वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ता है, स्टोरीज को पढ़ता है। रीडिंग, एक तो रीडिंग एबिलिटीज उसकी इनहेंस हो रही है, दूसरा उसका इंटरेस्ट भी डिवेल्प हो रहा है, बिकॉज वो इन शॉर्ट स्टोरीज को क्यों पढ़ता है? वो फॉर इंजॉयमेंट पढ़ता है, वो फॉर प्लेजर पढ़ सकता है। हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कुछ रीडिंग जो है वो फॉर प्लेजर होती है, ठीक है, लाइक एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो फॉर प्लेजर की जाती है। तो शॉर्ट स्टोरीज उसमें इंक्लूड होती है कि वो एक एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। तो फॉर प्लेजर जब एक रीडर कुछ भी पढ़ता है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी टाइप्स होती हैं, जॉनरास होते हैं, उनमें भी इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा देख लेते हो तो आपका इंटरेस्ट डिवेल्प होता है कि मैं और पाकिस्तानी ड्रामास भी देखूं। आपको अगर वो अच्छा लगता है तो आपको लगता है कि बाकी पाकिस्तानी ड्रामास भी अच्छे होंगे, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ वहाँ पे। इसी तरह से जब आपने शॉर्ट स्टोरीज जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट डिवेलप होना शुरू हो जाता है दूसरे जॉनराज में भी, कि ड्रामा भी पढ़ के देखूं वो किस तरह का होता है, प्ले पढ़ के देखूं वो किस तरह का है, और पोइट्री को पढ़ूं। तो इस तरह से दूसरे जॉनराज में भी आपका इंटरेस्ट डिवेलप होता है। और राइटर, ऑथर या फिर राइटर की जो राइटिंग्स हैं, आपने एक ऑथर की शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा, आप देखोगे कि इस राइटर, और अगर आपको वो शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है उस राइटर की, तो आप कहोगे कि मैं इस राइटर की बाकी शॉर्ट स्टोरीज को भी पढ़ता हूँ, या फिर बाकी जॉनराज में जो उसने राइटिंग्स लिखी हैं मैं उनको भी पढ़ता हूँ। हो सकता है वो भी इंटरेस्टिंग लगे आपको, तो आपका इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, आप दूसरे जॉनराज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, आप ऑथर की बाकी राइटिंग्स की तरफ भी जो है आपका इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हो जाता है। देन अ वे टू ब्रिंग बैक द हैबिट ऑफ डेली रीडिंग, रीडिंग की हैबिट आप में डिवेल्प होती है, आप डेली बेसिस पे रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज फॉर प्लेजर करते हो, अगर टाइम है तो आप फिर डेली बेसिस पे इस तरह की रीडिंग स्टार्ट कर देते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो शॉर्ट स्टोरीज को या उससे रिलेटेड जितने भी जॉनरास हैं उनको। फॉर एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर, बेसिक पर्पज ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हो, आप प्लेजर के लिए पढ़ते हो, फॉर इंजॉयमेंट आप रीडिंग कर रहे हो तो शॉर्ट स्टोरीज। Then there are some benefits of reading short stories. First one is memorability. जब आप शॉर्ट स्टोरीज को रीड कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में मेमोराइज होना शुरू हो जाती है। एक चीज़ तो होता है ना कि आप रट्टा लगा रहे होते हो, जैसे कि आपका सिलेबस होता है, आप उसको पढ़ रहे होते हो, वो नहीं भी याद हो रही होती तो आप उसको नोट करना स्टार्ट कर देते हो, आप इस तरह से उसको रट लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो वो आप कॉन्शियसली कर रहे होते हो। यहाँ पे आप जस्ट उसको पढ़ते हो और वो ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इसका कि आप चीज़ों को मेमोराइज करना सीख जाते हो ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। देन रिदमिक रिसोर्सेज, जब भी हम लिटरेचर की बात करें या लिटरेरी जॉनराज की बात करें, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लिटरेरी जॉनराज हैं, लाइक पोइट्री है, ड्रामा है, प्रोज है, जितने भी लिटरेरी जॉनराज हैं उनमें कुछ डिवाइसेस यूज हो रही होती है जो कि रिदम क्रिएट करती हैं लैंग्वेज में, मोस्टली पोइट्री में। बाकी जॉनराज में इतना ज़्यादा नहीं होता है, पोइट्री में ज़्यादा होता है, पोइट्री में एक प्रॉपर रिदम बन रहा होता है। तो बाकी जॉनराज में भी रिदम यूज हो रहा होता है। तो एक रिदमिक इफेक्ट किस तरह से यूज हो रहा है कि राइटिंग में राइटर किस तरह से यूज कर रहा है, वो भी थ्रू रीडिंग आप उस चीज़ को भी सीख रहे होते हो, उस चीज़ को भी आप इंजॉय कर रहे होते हो। रिदम क्या होता है? रिदम मीन्स कहाँ पे किस साउंड को स्ट्रेस किया गया है, कहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है, किस तरह से एक रिदम क्रिएट हो रहा है, एक मीटर किस तरह से क्रिएट हो रहा है इन दैट राइटिंग। तो वो भी आप उस चीज़ को भी आप देख रहे होते हो। देन मोटिवेटिंग मटेरियल, जैसे कि हमने अभी बात की पहले एक एग्जांपल की है, हेयर एंड टर्टाइल्स, दैट इज अ फेबल शॉर्ट स्टोरी। तो उसमें क्या है कि आपको एक मोरल लेसन मिलता है, तो मोटिवेटिंग मटेरियल भी होता है शॉर्ट स्टोरी। ज़रूरी नहीं है कि सारी शॉर्ट स्टोरीज का एक मॉरल लेसन हो, कुछ का नहीं भी होता है, विदाउट एनी लेसन होती हैं। तो अगर है लेसन तो वो मोटिवेटिंग हो सकती है।
तो ये एक बेनिफिट है शॉर्ट स्टोरीज का। देन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरप्रेट करना सीख जाते हो चीज़ों को। इंटरप्रेट मतलब कि उनको उनको ज़्यादा डिटेल में इलेबोरेट करना सीख जाते हो, उनकी तशरीह करना सीख जाते हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरप्रिटेशन की जो करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर वो इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। इट्स कन्वीनियंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज एंड ग्रामर। आप एक लैंग्वेज को पढ़े तो फिर ऑब्वियसली आप उस लैंग्वेज को भी लर्न कर रहे होते हो, आप उस से रिलेटेड जो ग्रामर है आप उसको भी थ्रू रीडिंग जो है उसको लर्न कर रहे होते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ शॉर्ट रीडिंग शॉर्ट स्टोरी। देन देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी में? टाइटल होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, थीम होता है, प्लॉट होता है। प्लॉट के आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको समटाइम्स कुछ राइटर सेपरेटली मेंशन कर देते हैं एलिमेंट्स में, और लेकिन मैंने यहाँ पे प्लॉट्स के अंडर ही वो सारे टॉपिक्स को जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्लॉट में ही इंक्लूड किया है, बिकॉज वो प्लॉट्स के ही सब पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला है टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल इज अ टॉपिक ऑफ दैट राइटिंग ऑफ दैट स्टोरी। यहाँ पे अब मैंने एक एग्जांपल ऐड की हुई है दैट name of the story is the story of an hour that is written by Kate Chopin. केट चॉपिन की एक स्टोरी है, उसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ एन आवर। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने लिखा हुआ है दैट इज द नेम ऑफ टाइटल, दैट इज द नेम ऑफ स्टोरी, जिसको टाइटल का नाम दिया जाता है, जो कि टॉपिक होता है उस स्टोरी का। ये एक एलिमेंट हो गया। देन सेकंड एलिमेंट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक मेजर कैरेक्टर और दूसरा माइनर कैरेक्टर। मेजर कैरेक्टर जो है वो मोस्टली एक ही होता है, ये दो हो सकते हैं मेजर कैरेक्टर्स। अब ये जो स्टोरी जो टाइटल में मैंने एग्जांपल ऐड की है द स्टोरी ऑफ एन आवर, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनकी ही आगे एग्जांपल मैंने ऐड की हुई है। तो मेजर कैरेक्टर जो इस स्टोरी में है वो है मिसेस लोइस मैलर्ड, जो कि प्रोटैगनिस्ट है या फिर हीरो का नाम दिया जाता है। जो मेजर कैरेक्टर है वो हीरो या हीरोइन हो सकती है और उसको प्रोटैगनिस्ट का नाम दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है लीडिंग कैरेक्टर, जिसका मरकजी किरदार होता है उस स्टोरी में, तो उसको लीडिंग कैरेक्टर कहा जाता है और मेजर कैरेक्टर भी कहा जाता है। और इस स्टोरी में द स्टोरी ऑफ एन आवर में मिसेस लुइस मैलर्ड का जो कैरेक्टर है वो एक प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, वो एक हीरोइन का कैरेक्टर है। देन कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर्स में 3 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। फर्स्ट वन इज मिस्टर ब्रेंटले मैलर्ड, जो कि लुइस का हस्बैंड है। लुइस जो कि मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका हस्बैंड है मिस्टर ब्रेंटले मैलर्ड। सेकंड वन इज जोसेफाइन, हु इज जोसेफ्स सिस्टर। मेन कैरेक्टर की सिस्टर है जोसेफाइन। देन रिचर्ड, जो कि मेन के हस्बैंड का फ्रेंड है, her husband's friend is Richard. So these three are the minor characters. Okay, और जिनका इतना मेन रोल नहीं होता है स्टोरी में, वो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। जिनके गिर्द सारी स्टोरी घूम रही होती है उसको मेजर कैरेक्टर कहा जाता है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज प्रोटैगनिस्ट और द हीरो ऑफ द स्टोरी। देन थीम्स हैं। थीम इज द थर्ड एलिमेंट। थीम जो है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं कि किस किस तरह का थीम हो सकता है। लव हो सकता है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, मैन एंड नेचर है, हेटर्ड है, जेलसी, फॉरगिवनेस, ऑल दीज आर द थीम्स। और इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स के स्टोरी जो है वो किस तरह की हो सकती है, उसका थीम होता है। तो ये कुछ थीम्स हैं के शॉर्ट स्टोरीज के। देन द लास्ट पार्ट इज प्लॉट, और उसके जो सब पार्ट्स होते हैं। प्लॉट के 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोजिशन और सेटिंग, सेकंड वन इज राइजिंग एक्शन, देन क्लाइमैक्स, देन फॉलिंग एक्शन, देन रेजोल्यूशन। सबसे पहले एक्सपोजिशन और सेटिंग है। एक्सपोजिशन और सेटिंग क्या होता है? जिसमें टाइम और लोकेशन के बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है, और कहाँ पे वो सिचुएशन या वो इवेंट जो स्टोरी में डिफाइन किया जा रहा है वो कहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, उस चीज को डिफाइन किया जाता है एक्सपोजिशन या सेटिंग में। देन राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन हाईलाइटिंग सिचुएशन टू डेवलप रीडर्स इंटरेस्ट। राइजिंग एक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे राइटर रीडर के इंटरेस्ट को डिवेल्प कर रहा होता है, दैट इज राइजिंग एक्शन। और वहाँ से जो सिचुएशन है
वो स्टार्ट होती है राइजिंग एक्शन। स्टोरी जो है यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होना शुरू होती है राइजिंग एक्शन। देन क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स इज द पीक पॉइंट ऑफ द स्टोरी। एक टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का, जहाँ पे आप जो है डिटरमिन करता है एक रीडर कि क्या आउटकम होगा स्टोरी का। So this is the crucial point and determines outcome of the story. The reader determines the outcome of the story कि क्या इसका नतीजा होने वाला है। जो भी सिचुएशन क्रूशियल सिचुएशन है या कोई इशू है या कुछ भी कुछ हाईलाइटेड सिचुएशन है, कुछ पीक पॉइंट है, उसका क्या आउटकम होने वाला है, वो क्लाइमैक्स कहलाता है। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में मूवमेंट जो है नॉर्मेलिटी की तरफ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो भी सिचुएशन थी क्रूशियल पॉइंट पे गई क्लाइमैक्स में, वो फॉलिंग की तरफ आना शुरू हो जाती है, मीन्स के नॉर्मेलिटी की तरफ आना शुरू हो जाती है। देन रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन में सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं। अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज हैं, कुछ भी है, वो सब सेटल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को कंक्लूजन भी कहा जाता है, रेजोल्यूशन को जेन्युमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट नाम है रेजोल्यूशन के। और एक्सपोजिशन जो था उसको इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। ओके, एंड नाउ देयर इज अ डायग्राम जिसमें प्लॉट के सारे पार्ट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं डायग्राम के थ्रू, और वो आपको क्लियर हो जाएंगे इस इमेज के थ्रू। सबसे पहले एक्सपोजिशन है, जो सेटिंग है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि इंट्रोडक्शन हो सकता है एक स्टोरी का। देन उसके बाद राइजिंग एक्शन आता है, जहाँ से रीडर का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है और एक सिचुएशन स्टार्ट होती है। देन क्लाइमेक्स आता है, जो कि पीक पॉइंट होता है एक स्टोरी का, जहाँ जो कि क्रूशियल पॉइंट होता है, जहाँ पे स्टोरी जो है वो आगे टर्न करती है फॉलिंग एक्शन की तरफ। फिर फॉलिंग एक्शन क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें जो है नॉर्मेलिटी की तरफ आती हैं। देन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में वो जितने भी इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, तो वो रेजोल्यूशन कंक्लूजन होता है। So these are the parts of plot. Now we will discuss all these elements with an example. यहाँ पर मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल ऐड की है जो कि आप सब लोगों ने जिसको पढ़ा हुआ होगा। एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है, आप लोगों ने स्कूल में या फिर कॉलेज में भी पढ़ा हो इस स्टोरी को। एक किसान और उसके 3 बेटे, फार्मर एंड हिज 3 सन्स। इंग्लिश में भी हो सकता है पढ़ा हो, उर्दू में भी पढ़ा हो। तो उसी स्टोरी की एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड की हुई है। उसके थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग अब। Okay, the first point is once there was an old man. Old man is the main character. Old man is the major character of the story, who is the protagonist. इस स्टोरी में जो ओल्ड मैन है, जो कि 3 बेटों का बाप है, वो प्रोटैगनिस्ट है, वो हीरो है। He had 3 sons. ठीक है, जो माइनर कैरेक्टर्स हैं अब उनकी आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। उसके 3 बेटे हैं, उनके अगर नाम मेंशन किए हुए हैं तो वो भी हो सकते हैं, वो माइनर कैरेक्टर्स होंगे। The old man is the major character and his 3 sons are the minor characters. Then they lived in a village. अब यहाँ पे उनकी लोकेशन बताई जा रही है कि कहाँ पे वो रहते हैं। क्या हो सकता है वो प्लेस डिफाइन की जा रही हो, वो इवेंट किस जगह पे वो टेक प्लेस हो रहा है। देन वन मॉर्निंग, अब यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त था, जो भी स्टोरी में डेवलपमेंट हो रही है आगे, जो भी सिचुएशन डिफाइन की जा रही है। वन मॉर्निंग, वन इवनिंग, जिस भी टाइम पर डिफाइन किया जा रहा होगा वो टाइम होगा, तो और ये स्टार्टिंग में डिफाइन कर रहा होता है राइटर इन अ स्टोरी। देन द ओल्ड मैन वाज वरीड। अब यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है, इशू है, उसको राइटर ने डिफाइन कर दिया कि एक ओल्ड मैन है, उसके 3 सन्स हैं, वो यहाँ पे रहता है, ये टाइम है, वो वरीड है, उसकी परेशानी जो है वो एक इशू है। अब यहाँ से आगे प्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस कर दिया है राइटर ने स्टोरी को, देन आगे प्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। प्लॉट्स में जो 5 स्टेप्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। द ओल्ड मैन कॉल्स हिज सन्स। ओल्ड मैन जो है वो अपने बेटों को बुलाता है, दैट इज द राइजिंग एक्शन। नोबडी नोज ओल्ड मैन ने क्यों अपने बेटों को बुलाया है। ठीक है, यहाँ पे राइजिंग एक्शन स्टार्ट होता है कि राइजिंग एक्शन का बेसिकली पर्पस क्या होता है, राइटर रीडर का इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा होता है ताकि वो स्टोरी की तरफ इंटरेस्ट ले, उसको पढ़े। ठीक है, इसके लिए राइजिंग एक्शन को ऐड किया जाता है स्टोरी में। और इस स्टोरी में राइजिंग एक्शन क्या है, द ओल्ड मैन कॉल्स हिज सन्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ओल्ड मैन आस्क्स हिज सन
to collect the stakes. The suspense creates a tension in a story. अब ओल्ड मैन ने उन अपने बेटों को बुलाया और कहा कि आप स्टिक्स कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडियंस के लिए टेंशन, एक क्लाइमैक्स का एलिमेंट आ गया, पीक पॉइंट आ गया कि उसने एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि उसने अपने बेटों को स्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए लाने का कहा। और तो रीडर्स के लिए बेसिकली यहाँ पे जो ऑडियंस है उनके लिए यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। देन अगला जो पॉइंट है वो फॉलिंग एक्शन होगा, और वो क्या है? द ओल्ड मैन टीच द लेसन ऑफ यूनिटी। उसके बेटे स्टिक्स लेके आते हैं और उसके थ्रू वो प्रैक्टिकली उनको बताता है कि इस तरह से है, और यूनिटी का एक लेसन देता है। दैट इज द फॉलिंग एक्शन। यहाँ पे चीजें सेटलमेंट की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, चीजें नॉर्मेलिटी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं फॉलिंग एक्शन में। और क्लाइमैक्स में क्या था? वो पीक पॉइंट होता है जहाँ पे वो स्टिक्स लेने जाते हैं और स्टिक्स लेके आते हैं, और उसके बाद फिर जो भी वो उनका बाप उनको बताता है वो फॉलिंग एक्शन होता है। Then the old man's sons learn to be united. फिर वो उनको एक लेसन देता है कि आपको इकट्ठे रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए आप में। ठीक है, तो इस तरह से एक लेसन देता है उनको, मॉरल लेसन। तो ये रेजोल्यूशन है, ये एंड है स्टोरी का, और यहाँ पे एक मॉरल लेसन भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन है। So these are the elements of the plot of a story. अच्छा, नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो है, जो कि एंड या कंक्लूजन हो सकता है एक स्टोरी का, वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। रेजोल्यूशन कैन बी हैप्पी, नेगेटिव, न्यूट्रल और ट्रेजिक। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं किस तरह से। ऑल स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, अगर वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि हैप्पी एंडिंग हो गई है, रेजोल्यूशन जो है वो हैप्पी है। देन एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो एक नेगेटिव रेजोल्यूशन होता है। When people got united, यूनाइट हो गए हैं, हैप्पी भी है, और न्यूट्रल में भी काउंट कर सकते हैं। बेसिकली हैप्पी एलिमेंट है, पीपल गॉट यूनाइटेड, लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, हैप्पी एलिमेंट है। न्यूट्रल क्या होता है कि जिसमें कुछ ऐसा खास हैप्पीनेस या नेगेटिविटी की तरफ कुछ एलिमेंट नहीं होता है, वो न्यूट्रल में काउंट होगा। देन द हीरो डाइड, यहाँ पे ट्रेजिक रेजोल्यूशन है, एक ट्रेजिडी की तरफ, एक दुख का जो एलिमेंट होता है उसको ट्रेजिक एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे द हीरो डाइड, अगर कोई मर जाता है लास्ट में, हीरो बेसिकली अगर जो मेन कैरेक्टर होता है उसका ज़्यादा दुख होता है ना, अगर वो मर जाता है, तो फिर वो क्या होगा? वो ट्रेजिक एंड होगा एक स्टोरी का। सो दीज आर एलिमेंट्स। जी, जैसे कि मिस्टर चिप्स एंड पे। अच्छा, मिस्टर चिप्स पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? मिस्टर चिप्स जी मैम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आई थिंक और अब सेकंड ईयर तो में। खत्म हो गया, अब सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन पता नहीं मैम, हम लोग तो पढ़ के आए हैं। हम लोगों ने भी पढ़ा था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं है, मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ मिस्टर चिप्स को। बिकॉज जब पढ़ा था बस तभी पढ़ा था, उसके बाद कभी भी ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं उसको रिपीट करूँ, तो मुझे उसकी स्टोरी कोई खास याद भी नहीं है। बस इतना याद है मिस्टर चिप्स पढ़ा था, तो उसमें भी हो सकता है ऐसी कुछ हो। ऑब्वियसली वो एक प्ले है, उसमें भी एक स्टोरी थी, उसमें भी ये कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन उसको हम शॉर्ट स्टोरी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी के हमने देखे जो हैं बेसिक पॉइंट्स देखे, एलिमेंट्स देखे कि क्या क्या हो सकता है, उसकी लिमिटेशंस भी देखें, कितने वर्ड्स पर कंटेन होती है और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया विद एन एग्जाम्पल। आई एम श्योर कि सारी एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड तो आप लोग पूछ लें। मैम, जो ड्रामास की स्टोरी होती है वो शॉर्ट स्टोरी होगी वो भी? ड्रामास की स्टोरी, अच्छा, ड्रामास जो है ना, वो कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल एपिसोडिक होते हैं। कि अगर तो वो शॉर्ट ड्रामा है तो फिर ऑब्वियसली उसमें इसी टाइप की स्टोरी को कवर किया जा रहा होगा कि उसमें इसी तरह से जो हमने अभी जो पैटर्न पढ़ा है शॉर्ट स्टोरी का, एलिमेंट्स देखे हैं, उसमें वही चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो लॉन्ग है तो फिर ऑब्वियसली वो उसमें, जैसे हमने नॉवेल्स में देखा, अगर कोई भी ड्रामा की हम बात करें ना, तो ड्रामा से पहले उसको राइट किया जाता है, बेसिकली एक नॉवल प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा कन्वर्ट किया जाता है। मोस्टली ऐसा होता है, राइटर्स पहले एक नॉवल लिखते हैं या एक स्टोरी को राइट करते हैं और फिर उस पर ड्रामा बनता है। तो नॉवल की फॉर्म में अगर वो है तो फिर वो तो लॉन्ग ड्रामा होगा,
और अगर सिंगल एपिसोडिक है, एक ही सिचुएशन के अराउंड वो स्टोरी घूम रही है, या फिर हो सकता है ज़्यादा सिचुएशंस हों, ज़्यादा इवेंट्स हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट होगी, लिमिटेशंस होंगी। और जो सबसे बेसिक इसकी लिमिटेशन है वो यही हमने पढ़ी है कि 2000 से लेके 10,000 तक इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इतने वर्ड्स पर अगर वो कंटेन है तो फिर वो शॉर्ट स्टोरी में इंक्लूड होगी। और ड्रामा में भी अगर वो शॉर्ट है, क्योंकि ड्रामा परफॉर्म करने से पहले प्ले इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रामा, ठीक है। अगर वो परफॉर्मेंस से पहले अगर वो लिखा हुआ है तो आप देख लो, अगर उसके वर्ड्स इतने लिमिटेड हैं 2000 to 10,000 तो फिर वो शॉर्ट में इंक्लूड होगा, अदरवाइज ज़्यादा है तो फिर वो लॉन्ग में इंक्लूड होगा, फिर वो शॉर्ट स्टोरी में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो हमने जो है विजुअल चीज़ों की तरफ नहीं जाना, जैसे कि हम टीवी पे ड्रामास देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, हम रीडिंग ही रहना है। रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज में आप जो भी रिटन मटेरियल है उसकी एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि जो लिखा हुआ मटेरियल है उसको, क्योंकि हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, हम इसको एज रीडिंग स्किल इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग के हवाले से आपने इस चीज़ को देखना है। ओके मैम। मैम जो लेक्चर है वो 1:15 तक अगर आप एंड कर दें, क्योंकि मैम से जरा बोल रही हैं उन्होंने लेक्चर लेना। 1:15 तक तो नहीं हो पाएगा, उनको बोलेंगे 1:30 बजे मैम तक वो 2 स्टार्ट बजे कर सकती हैं, 1:30 बजे तक वो अगर स्टार्ट कर दें तो। एक्चुअली मैम 2 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जानी है IT की। अच्छा इस वजह से चलें, फिर ऐसा करते हैं कि प्रेजेंटेशंस डिले कर देते हैं। और कितनी प्रेजेंटेशंस थी आज? 3 आई थिंक थी जी। चलिए प्रेजेंटेशंस डिले कर देते हैं, नेक्स्ट वीक होंगी। और आगे नेक्स्ट जो एक शॉर्ट टॉपिक है उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो 1:15 तक हो जाएगा। मैम वो जस्ट 3 प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट वीक होंगे या कुछ और भी ऐड होंगी अंदर प्रेजेंटेशन? नहीं, और भी होंगी, वो फिर मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीडिंग कॉमिक्स एंड एक्सर्प्ट्स। सबसे पहले रीडिंग कॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। क्विकली इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। रीडिंग कॉमिक्स को पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कॉमिक्स क्या होता है। कॉमिक इज एन अरेंजमेंट। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। Comic is an arrangement of drawings in rectangles that tells a humorous story printed usually in a newspaper or in a comic book. ड्राइंग्स का या फिर पिक्चर्स का अरेंजमेंट होता है कॉमिक में। थ्रू पिक्चर्स एक स्टोरी को डिफाइन किया जा रहा होता है। और एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें ह्यूमर होता है, जिसमें फन होता है, एक फनी स्टोरी होती है, एक ह्यूमरस स्टोरी होती है। थ्रू पिक्चर्स और थ्रू ड्राइंग्स जिसको डिस्क्राइब कर रहा होता है एक क्रिएटर। और मोस्टली ये न्यूज़पेपर में होती हैं, कॉमिक बुक्स अलहदा से भी होती हैं और उनमें काफ़ी कॉमिक स्टोरीज होती हैं। Then another definition is comic means stories through pictorial representation. Pictorial representation means through pictures जिसको present किया जा रहा होता है। Pictorial representation होती है
चिल्ड्रन एंड अडल्ट इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, जो चाइल्ड हैं या फिर अडल्ट हैं वो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में इसको मोस्टली रीड करते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर इंटरटेनमेंट बिकॉज ऑब्वियसली इसमें ह्यूमरस का एलिमेंट होता है, फॉर फन होता है इसमें, तो फॉर प्लेजर ही इनको भी रीड किया जाता है। ओके, हियर इज़ एन इमेज जो कि एक कॉमिक स्टोरी को डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पे जो इमेज मैंने ऐड की हुई है, एक कॉमिक स्टोरी मैंने ऐड की हुई है, दैट इज़ अबाउट द मोस्ट पॉपुलर शो टॉम एंड जेरी। आप सब लोग फेमिलियर होंगे इससे। आप इसमें देखें डिफरेंट इमेज ऐड की हुई हैं, सिर्फ एक इमेज नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेज को ऐड किया हुआ है, 9 ड्राइंग्स को या इमेज को वी कैन से ऐड किया हुआ है, और उसके थ्रू एक स्टोरी डिफाइन की जा रही है अबाउट टॉम एंड जेरी। अब इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हैं, सिर्फ टॉम एंड जेरी नहीं है, उनके अलावा एक और ये स्मॉल कैरेक्टर है, मुझे याद नहीं है बिकॉज मुझे तो ये कार्टून देखे हुए बहुत देर हो गई है, तो इस कैरेक्टर का नाम क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स हैं टॉम एंड जेरी है, और हो सकता है उन अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हों, तो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 2 मेन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में थ्रू पिक्चर्स एक स्टोरी डिफाइन की जा रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट इमेज ऐड हैं रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगल शेप में ऐड होती हैं, और शेप्स भी हो सकती हैं बट मोस्टली रेक्टेंगल शेप होती है, और इसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ होता है। जैसे कि इसी इमेज में देखें, यहाँ पे डिफरेंट इमेज पर टेक्स्ट जो है बबल्स में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसमें इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये स्टोरीज क्रिएट होती हैं। देन बैकग्राउंड ऑफ कॉमिक्स। कॉमिक्स का बैकग्राउंड क्या है? कॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कॉमेडी, कॉमेडी से लिया गया है, और कॉमेडी का मतलब ही फन होता है और ह्यूमर होता है। बिगन इन ब्लैक एंड वाइट इन 1920s, 1920s में ये ब्लैक एंड वाइट स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब तो डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है टेक्नोलॉजी में, तो अब ये डिफरेंट तरीके से जो है पब्लिश की जाती हैं। Then Rudolf Topfer created first comic book in 1927 and flourished in 1980s and popular at present. 1980s में ये फ्लरिश होना स्टार्ट हुई, स्प्रेड होना स्टार्ट हुई, और आज के दौर में इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। और स्पेशली सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, इस तरह की बहुत सारी कॉमिक स्टोरीज जो है वो पब्लिश हो रही होती हैं ऑन डेली बेसिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जिनको आप सोशली यूज करते हो, अगर आप उन वहाँ पे देखो तो इस तरह के कार्टून्स की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि जो अभी मैंने इमेज यहाँ पे एग्जांपल शो की टॉम एंड जेरी से रिलेटेड, उसमें डिफरेंट इमेज थे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक इमेज के थ्रू कोई स्टोरी डिफाइन की जा रही है। और जैसे मैं सोशल मीडिया की बात कर रही थी, तो वहाँ पे मोस्टली पॉलिटिशियंस पे ऐसे ह्यूमर क्रिएट किया होता है, उनकी कुछ इमेज बना के उन पे कुछ टेक्स्ट राइट करके कॉमिक एलिमेंट क्रिएट किया होता है उसमें। तो बेसिक पर्पस इसका कॉमेडी ही होता है, फन क्रिएट करना होता है। देन कॉमिक स्पिन्स अराउंड वन इशू, किसी एक इशू के अराउंड घूम रही होती है स्टोरी, बेस्ड ऑन वन और मोर सेंट्रल कैरेक्टर। कोई एक कैरेक्टर भी हो सकता है सेंट्रल, या ज्यादा भी हो सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द स्टोरी कि इस तरह की स्टोरी है, कितने इमेज एंड है एंड ऑल दैट। कॉमिक्स गो फ्रॉम वन इशू टू द नेक्स्ट, हो सकता है एक इशू के गिर्द घूम रही हो स्टोरी, या फिर एक के बाद किसी दूसरे इशू के बारे में बात हो रही हो, दोनों तरह से हो सकता है। कॉमिक्स हैव अ पिक्टोरियल एसोसिएशन, पिक्टोरियल एसोसिएशन मींस कि स्टोरी को एसोसिएट किया जाता है थ्रू पिक्चर्स। ओके, देन हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग कॉमिक्स। कॉमिक्स हेल्प चेरिश रीडिंग, चेरिश मींस के जिसको लोग पसंद करते हो, और स्पेशली ये बिगनर्स के लिए अच्छी हो सकती है अगर आप बिगनर्स हो रीडिंग के हवाले से, तो या फिर जब बच्चे स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों को इस टाइप की रीडिंग्स जो हैं वो करवाई जाती हैं। आजकल तो स्कूल्स में भी करवाई जाती हैं, बुक्स में, बच्चों की बुक्स में भी ये चीज़ होती है, या फिर मोस्टली अगर आप नोटबुक्स देखते हो तो नोटबुक के लास्ट में ऐसी स्टोरीज ऐड की होती हैं ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें उसमें, और ये अच्छी होती हैं बच्चों के लिए या फिर बिगनर्स रीडर्स के लिए। देन कॉमिक्स हेल्प थिंक डिफरेंटली, एक रीडर जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देता है, बिकॉज यहाँ पर आप टेक्स्ट को रीड नहीं कर रहे होते हो, आप पिक्चर्स को रीड कर रहे होते हो एक्चुअल में, या आप पिक्चर्स के थ्रू क्या चीज़ डिफाइन की जा रही है आप उसको रीड कर रहे होते हो, तो आप डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देते हो और चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हो। गुड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डेवलप हो रही होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी मेंटल एबिलिटीज वो भी डेवलप हो रही होती हैं। देन कॉमिक्स आर ट्रैंक्विल,
ट्रैंक्विल मीन्स समथिंग दैट इज पीसफुल, जिसको पढ़ के आपको सुकून मिले, कूल मैसेजेस हों जिसमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस हो, आपकी टेंशन्स रिड्यूस हो रही हों, तो ये एक एलिमेंट भी होता है, ट्रैंक्विल का एलिमेंट भी होता है कॉमिक्स में. देन कॉमिक्स आर नॉट जस्ट सुपर हीरो स्टोरीज. सुपर हीरोज लाइक फिक्शन कैरेक्टर्स जो होते हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, आयरन मैन, बैटमैन, इस तरह की स्टोरीज नहीं होती हैं. उसमें रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ भी लाइक जैसे हमने टॉम एंड जेरी देखा, उसमें एनिमल्स को पोर्ट्रे किया हुआ है, तो किसी भी तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें. हेल्प फिगर आउट द हिस्ट्री एंड सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स. अगर आपको कुछ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, कुछ हिस्ट्री को डिफाइन करना है, उसको भी आप थ्रू कॉमिक्स आप उस चीज़ को डिफाइन भी कर सकते हो, और अगर किसी राइटर ने क्रिएट किया तो आप उसको रीड कर सकते हो. दीज आर द बेनिफिट्स. देन मिसकंसेप्शंस हैं कुछ कॉमिक्स से रिलेटेड. कॉमिक्स आर हार्ड टू फाइंड. कुछ रीडर्स को लगता है कि कॉमिक्स जो हैं आजकल मिलती नहीं है. ऐसा नहीं है. इजी टू फाइंडेबल हैं, इजी टू फाइंड हैं, आप मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं थ्रू इंटरनेट. आजकल तो बहुत बड़ा सोर्स है इंटरनेट, उसके थ्रू भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कॉमिक्स को. सो इट इज़ नॉट हार्ड टू फाइंड कॉमिक्स. देन दीज आर अबाउट बॉक्सर्स, फाइटर्स एंड सुपर हीरोज. कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये सिर्फ बॉक्सर्स के बारे में, फाइटर्स के बारे में, ये सुपर हीरोज के बारे में होती है. ऐसा नहीं है, हर टाइप के कैरेक्टर के बारे में हो सकती है एक कॉमिक स्टोरी. देन हार्ड टू रिकॉग्नाइज द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड को फाइंड आउट करना भी मुश्किल नहीं होता है. ये कि बस कंसिडरेशन की जरूरत है, आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत होती है. कुछ मिनट्स स्टार्टिंग में अगर आप फोकस कर देते हो स्टोरी पे, उन पिक्चर्स पर, तो आप इजीली उसके बैकग्राउंड से भी फेमिलियर हो सकते हो. देन डिफिकल्ट टू फॉलो द थीम्स एंड कैरेक्टर्स. थीम्स एंड कैरेक्टर्स को भी समझना मुश्किल नहीं होता है. वही चीज़ कि थोड़ी सी कंसिडरेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा गौर करने की, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. बिकॉज पिक्चर्स को ऐसा नहीं है कि हम पिक्चर्स को डेली बेसिस पर हमें प्रैक्टिस हो उनको पढ़ने की, ऐसा नहीं होता है. टेक्स्ट को तो हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हम टेक्स्ट को पढ़ते आ रहे होते हैं. पिक्चर्स को रीड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है या आप कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप उसको पढ़ सकते हो. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर कोई कर सकता है, बस उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़े ध्यान देने की, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. सो ये सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कॉमिक्स से रिलेटेड. देन देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ कॉमिक्स. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज पैनल. पैनल इज अ बॉक्स कैरिंग ड्राइंग्स. वो बॉक्सेस जिसमें ड्राइंग्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने टॉम एंड जेरी में देखा 9 बॉक्सेस थे, तो वो 9 बॉक्सेस पैनल्स कहलाएंगे. देन गटर. गटर इज अ सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पैनल्स. उन पैनल्स को किस तरह से डायरेक्ट किया गया है, किस तरह से उनको किस पाइपलाइन के थ्रू उनको सीक्वेंस दी गई है, उसको गटर का नाम देते हैं. आगे इमेज के थ्रू मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम डिस्कस करेंगे उसको भी. देन स्प्लैश. इट इज़ अ हाईलाइटर ऑफ एनी स्पेशल एक्शन. कोई भी स्पेशल एक्शन अगर डिफाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो उसको स्प्लैश के थ्रू किया जाता है. स्प्रेड क्या होता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है या कोई स्प्लैश भी हो सकता है, जो कि एक पेज तक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा पेजेस में भी हो सकता है. स्प्रेड हो सकता है एक पेजेस पर भी, एक से ज़्यादा पर भी. पिक्चर भी हो सकती है, कोई स्प्लैश भी हो सकता है. देन स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स जिसमें कोई भी जो करेक्टर कुछ डिफाइन कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीच जो वो दे रहा है, उसको थ्रू बबल्स उसको टेक्स्ट को राइट करके वहाँ पे ऐड किया जाता है इन दैट इमेज. देन कैप्शन. कैप्शन में कमेंट्स, नोट्स ऐड कर सकते हो. कैप्शंस भी हो सकते हैं एक कॉमिक स्टोरी में इमेज पे. देन साउंड इफेक्ट्स. साउंड इफेक्ट्स के कुछ साउंड्स जो होते हैं उनको एज इट इज वहाँ पे ऐड किया जाता है. दोज आर नोन एज साउंड इफेक्ट्स लाइक बैंग, बूम, ओप्स, वाओ. दीज आर द साउंड इफेक्ट्स. तो इन्हीं एलिमेंट्स को आगे मैंने एग्जांपल्स के साथ, इमेज के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उनको देखते हैं. फर्स्ट वन इज पैनल एंड गटर. दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. अब ये जो इमेज है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं. दीज बॉक्सेस आर नॉन पैनल्स. अब यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल शेप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्क्वायर बॉक्सेस भी हैं. तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि रेक्टेंगल शेप में हो, कुछ और शेप्स में भी हो सकते हैं, लाइक ट्राइंगल भी समटाइम होते हैं, लेकिन मोस्टली रेक्टेंगल शेप में होते हैं. गटर की एग्जांपल यहाँ पे ये देखें. ये जो पाइप लाइन्स हैं, जो 2 इमेज के दरमियान का जो सीक्वेंस है, उसको गटर का नाम दिया जाता है. तो ये जो पाइप लाइन्स हैं जो कि डिफरेंट इमेज को सीक्वेंस दे रही हैं, उनको अरेंज कर रही होती हैं, उनको गटर का नाम दिया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज स्प्लैश. स्प्लैश इस तरह से होता है कि आप इस तरह का कोई इमेज ऐड किया होता है, कुछ भी किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, साउंड हाईलाइट करने के लिए, कुछ
स्पीच को हाईलाइट करने के लिए, कुछ भी चीज़ हाईलाइट करने के लिए, कोई पिक्चर को भी इवन हाईलाइट करने के लिए, पिक्चर भी हाईलाइट की जा सकती है एक ड्राइंग में, तो उसको भी स्प्लैश के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे इस जगह पर जो वाइट पार्ट है वहाँ पर उस चीज़ को ऐड किया जाता है, टेक्स्ट ऐड करना है या पिक्चर ऐड करनी है वो ऐड कर दिया जाता है। देन स्पीच बबल्स हैं, स्पीच बबल्स लाइक वो बबल्स होते हैं, उनमें जो भी कैरेक्टर्स जो हैं स्टोरी में वो जो भी स्पीच दे रहे हैं उनको इन बबल्स में लिख दिया जाता है। देन अच्छा, ऊपर जो मैंने टॉम एंड जेरी वाली एक एग्जांपल ऐड की हुई है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ये बबल्स वगैरह ये उसमें मेंशन किया हुआ है। देन कैप्शंस भी हो सकते हैं, कैप्शन मीन्स कि कुछ भी कमेंट या नोट अगर कोई है ऐड करना चाह रहा है राइटर या फिर थ्रू कैरेक्टर्स अगर कुछ ऐड करना है तो उनको आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे कुछ कैप्शंस मैंने ऐड किए हुए हैं, डोंट टेल दिस टू एनीवन, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। तो इस तरह के ये कैप्शन या नोट्स या कमेंट्स ऐड हो सकते हैं स्टोरी से रिलेटेड। देन साउंड इफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि एक राइटर जो है ऐड करता है स्टोरी में। तो यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। और जो ऊपर टॉम एंड जेरी वाली स्टोरी है उसमें भी कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक रीडिंग कॉमिक्स से रिलेटेड था हमारा टॉपिक। डिफरेंट एलिमेंट्स देखें, कुछ बेनिफिट्स, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड पॉइंट्स देखे हमने कॉमिक्स से रिलेटेड जो थे, और एलिमेंट्स को थ्रू एग्जांपल्स भी मैंने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग एक्सर्प्ट्स। एक्सर्प्ट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एक्सर्प्ट्स आर अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ नैरेटिव, अ फिल्म, म्यूजिक और सॉन्ग और अ नॉवल एंड सो ऑन। ठीक है, किसी भी राइटिंग का एक शॉर्ट पार्ट जो है वो एक्सर्प्ट कहलाता है। किसी भी टाइप की राइटिंग हो सकती है, कोई भी इवन सिंगल पैसेज, कोई सिंगल पैराग्राफ एक्सर्प्ट कहलाता है। उसको रीड करना, उसी के बारे में हमारा ये टॉपिक है कि उसको किस तरह से रीड किया जाता है। तो कोई भी स्टोरी का, किसी फिल्म का, किसी ड्रामा का, किसी म्यूजिक का, किसी पोइट्री का, किसी नॉवल का, किसी ऐसे का कोई भी पैराग्राफ जो है जिसको जब हम सेपरेटली रीड करते हैं तो वो एक्सर्प्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने ऐड किया हुआ है, that is from all the places you will go, that is written by Dr. Seuss, and the paragraph is, you have brains in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you choose, you are on your own and you know what you know, and you are the one who will decide where to go। अब ये एक सेंटेंस है, एक सेपरेट सेंटेंस है जो कि डॉक्टर स्यूस की राइटिंग ओ द प्लेसेस यू विल गो से लिया गया है। अब यहाँ पे ये सेपरेट पैराग्राफ उस राइटिंग से लेके हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो इसको हम एक्सर्प्ट का नाम देंगे। तो एक्सर्प्ट क्या है, किसी भी राइटिंग के एक सिंगल पैराग्राफ को रीड करना एक्सर्प्ट कहलाता है। देन इम्पोर्टेंस है रीडिंग एक्सर्प्ट की। इट कैन बी सीन सेपरेटली, आप इसको सेपरेटली पढ़ते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेक्स्ट को आप चूज़ नहीं करते, आप सिर्फ सिंगल सेपरेट पार्ट को, सेक्शन को चूज़ कर लेते हो और उसको आप रीड करते हो सकता है आप उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप उसको सेपरेटली रीड करते हो। देन लिटरेरी, सोशली, पॉलिटिकली, रीजनली, रिलीजियसली एंड इकोनॉमिकली किसी भी तरह का वो पैराग्राफ हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड वो पैराग्राफ हो सकता है। लाइक यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स को मेंशन किया हुआ है, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो बेसिकली वो पैराग्राफ हो सकता है। देन अ चैलेंज फॉर द रीडर्स टू एनालाइज अ सेपरेट पोर्शन। ठीक है, रीडर्स के लिए एक चैलेंज होता है ये कि वो किस तरह से एक सेपरेट पोर्शन को लेता है। एक लॉन्ग रीडिंग में से वो एक सेपरेट पोर्शन को अलग करता है, कोई एक सेपरेट एक पार्ट को सेपरेट कर लेता है और उसको वो रीड करता है। तो उसके चैलेंज होता है जिसमें वो उस राइटिंग से रिलेटेड वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि उस पैराग्राफ के बाद आने वाली राइटिंग में क्या चीज़ मेंशन की हुई होगी, सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ को चूज करता है और उसी से आइडिया लगाता है कि उस प्रीवियस राइटिंग में ये चीज़ मेंशन की हुई होगी और इससे नेक्स्ट जो होगी राइटिंग उसमें ये चीज़ हो सकती है। तो एक सिंगल पैराग्राफ को रीड करना
एक चैलेंज हो सकता है रीडर के लिए। देन इट इज़ अ ब्रेन एक्टिविटी। ऑब्वियसली जब आप एक लॉन्ग राइटिंग में से एक सिंगल पैराग्राफ को पढ़ते हो तो वो आपकी एक ब्रेन एक्टिविटी होती है और आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को भी इन्हेंस कर रही होती है एक तरह से। देन बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एक्सर्प्ट्स, क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्ड एंड स्ट्रेंथन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ को और कम्प्रिहेंशन को, आपकी रीडिंग को लेकर, टेक्स्ट को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करती है। देन क्रिएट्स एनालिटिकल एबिलिटीज़, आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, आपकी उन एबिलिटीज़ को भी इन्हेंस करती है, क्रिएट करती है। देन गिव्स रैशनल अंडरस्टैंडिंग, रैशनल इज रिलेटेड टू रीज़न, आपकी अकल से रिलेटेड जो है, अकली तौर पर आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे सेपरेट पोर्शन को आप रीड कर रहे हो, आप बाकी चीज़ों को भी एनालाइज कर रहे होते हो और उनका आइडिया लगा रहे होते हो, ठीक है। तो एनालिटिकल एबिलिटीज़ भी इंप्रूव होती हैं, रैशनली भी आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो चीज़ों को, उनके मीनिंग को समझ रहे होते हो सेपरेटली। हेल्प्स लर्न अवॉइडिंग एम्बिग्विटीज़, आप बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ को अवॉइड करना सीख जाते हो, बिकॉज आप सेपरेटली पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सी एम्बिग्विटीज़ होंगी, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी आपको समझ नहीं लग रही होगी, तो उनको अवॉइड करना भी आप एक तरह से सीख जाते हो थ्रू एक्सर्प्ट रीडिंग। देन पॉलिश रीडर्स लर्निंग फैसिलिटीज़, आपकी लर्निंग, एक रीडर की जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, रीडिंग एबिलिटीज़ होती हैं, उनको पॉलिश करती है रीडिंग एक्सर्प्ट्स। देन देयर आर सम स्ट्रेटजीज ऑफ रीडिंग एक्सर्प्ट्स, किस तरह से आप Excuse me, रीड मैम। कर सकते हो एक्सर्प्ट्स को। यस, मैम, एम्बिग्यूटीज मीन? एम्बिग्विटी मीन्स कि कुछ भी ऐसा होना कि जो आपके लिए मुश्किल हो, आपको समझ ना आए। अब एग्जैक्ट उसकी ट्रांसलेशन तो मेरे माइंड में नहीं आ रही है। एम्बिग्विटी के कुछ भी प्रॉब्लमेटिक होना, ठीक है, कोई एम्बिग्विटी होना, कुछ शक होना कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो अगर कुछ ऐसा है तो उसको भी आप यहाँ पे रिजॉल्व करना सीख जाते हो। बिकॉज जब आप एक सेपरेट सेक्शन को पढ़ रहे होते हो तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ होंगी, आपने पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा, आपने जस्ट एक स्पेसिफिक पोर्शन को पढ़ा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो चीज़, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, या हो सकता है ये चीज़ गलत हो। इस तरह की एम्बिग्विटीज हो सकती हैं, मीन्स के कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उनको आप हैंडल करना सीख जाते हो। बिकॉज आपके पास एक स्पेसिफिक पोर्शन है, आपने उसी को रीड करना है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप एम्बिग्विटीज को अवॉइड करना सीख जाते हो। देन स्ट्रेटजीज हैं रीडिंग एक्सर्प्ट्स के हवाले से। द फर्स्ट वन इज रीड बिटवीन द लाइन्स, आप कुछ स्पेसिफिक लाइन्स को रीड कर रहे होते हो, आप सिर्फ उन्हीं को रीड करते हो, और आप स्पेसिफिक पोर्शन को चूज कर लेते हो और उनको आपने रीड करना होता है। देन लुक फॉर द कंटेक्चुअल क्लूज, आप कंटेक्चुअल क्लूज पे भी फोकस करते हो। कंटेक्चुअल क्लूज क्या होते हैं कि जो कि आपको अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं टेक्स्ट में लिखे हुए, आपको नहीं पता चल रहा है कि वो क्या हैं, तो आप कुछ कंटेक्चुअल क्लूज होते हैं राइटिंग में जिनके थ्रू आप आइडिया लगा लेते हो, ठीक है। मीन्स के लाइक सिनोनिम्स कंटेक्चुअल क्लूज हो सकते हैं कि एक पैराग्राफ में एक डिफिकल्ट वर्ड यूज हुआ है और फिर उसी के बाद अगले सेंटेंस में उसका सिनोनिम यूज हुआ है, तो सिनोनिम जो है वो एक इजी वर्ड होगा, तो उस इजी वर्ड के थ्रू आप उस डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग जो है वो इन्फर कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो मेकिंग इन्फ्रेंस, दैट मीन्स कि आप इन्फर कर लेते हो, आप गैस कर लेते हो मीनिंग को कि उस अगर कुछ डिफिकल्ट वर्डिंग है उसके सराउंडिंग में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो भी मीनिंग कन्वे हो रहा है, उसको पढ़ के आप उस डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग को इन्फर कर लेते हो, गैस कर लेते हो। देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कुछ चीजें कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रही होती हैं, उसके थ्रू भी आप बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हो उस सेक्शन को, उस टेक्स्ट को। देन फोकस द सिग्नल मार्कर्स लाइक फर्स्टली, सेकंडली, मोर ओवर, हाउ ओवर एंड सो ऑन। कुछ सिग्नल मार्कर्स होते हैं जो कि एक टेक्स्ट में लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे कुछ सिग्नल मार्कर्स की एग्जांपल दी हुई है, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, मोर ओवर, इस तरह के अगर कुछ हैं उनको पढ़ के भी आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो टेक्स्ट को। देन लिंक वर्ड्स टू अप्रोच द मीनिंग, वर्ड्स को लिंक करके देखें, अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वर्ड्स को आपस में लिंक करें और देखें कि उनमें क्या कनेक्शन है, फिर आप उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। देन ऑब्जर्व द टॉपिक सेंटेंस, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिसमें उस पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है, या फिर वो पैराग्राफ किस बारे में है उस बारे में डिफाइन किया होता है टॉपिक सेंटेंस में, जो कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का, उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करें for the better understanding of the paragraph. Then read, recall, review, that is the steps that are the steps of SQ3R method. हमने कल डिस्कस किया था SQ3R मेथड, उसमें
रीड, रिकॉल एंड रिव्यू लास्ट 3 स्टेप्स हैं। रीडिंग करें, देन रिकॉलिंग करें, देन रिव्यू करें उसको, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी उस टेक्स्ट की। देन डिवेल्प योर ओपिनियन एक्सप्लेनेशन, आपकी खुद की भी ओपिनियन होगी कुछ उस टेक्स्ट को रीड करने के बाद, ठीक है, उसको भी ऐड करें उसमें, उस एक्सप्लेनेशन को भी उस एक्चुअल टेक्स्ट के साथ आप ऐड करके देखें, तो हो सकता है आप उसके मीनिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ और ओपिनियन जो है उस पैराग्राफ से रिलेटेड वो डिवेल्प हो सके। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज। होप एवरी पॉइंट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है आपको, तो आप पूछ सकते हैं। अब एम्बिग्विटी मतलब कि आपको कोई अभी भी मुझे कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं आ रही है इस वर्ड की। अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप लोग बता सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल जो उर्दू लैंग्वेज में इसका वर्ड है वो मेरे माइंड में फिलहाल तो कुछ भी नहीं आ रहा है। देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे ओके जहाँ पे आपको कहीं मुश्किल आ रही हो पढ़ने में या समझने में, तो वही इसका मीनिंग जी होगा। जी, बस वो कुछ प्रॉब्लमेटिक होना, तो उसको एम्बिग्विटी का नाम दिया जाता है। मैम जी जी, मैम। कुछ पिक्चर्स इस तरह से होती हैं जिनमें हमें कोई एक्टिविटी करने के लिए कह दिया जाता है, जैसे कि हमने एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रैक फाइंड करना है। तो इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं वो भी कॉमिक्स में आती हैं फिर। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, रिपीट कीजिए। मैम मैंने ये कहा है कि कुछ पिक्चर्स इस तरह की होती हैं जिनमें हमें कोई एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है, किस तरह की जैसे कि एक्टिविटी? एक डेस्टिनेशन होती है, उसका ट्रैक फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है कि इस पिक्चर के अंदर ही आपने इस चीज़ तक पहुंचने के लिए ट्रैक फाइंड करना है। अ, वो उसमें फिर आप कोई मीनिंग तो जो है कोई स्टोरी तो उसमें रीड नहीं कर रहे होते। अगर उसमें कैरेक्टर्स हैं, अगर उसमें स्पीच बबल्स हैं, कुछ उसमें कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, स्प्लैशेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं उन पिक्चर्स में, फिर वो स्टोरी हो सकती है। तो जैसे कि हमने एलिमेंट्स देखे हैं स्टोरी के, कॉमिक्स के, तो वो अगर एलिमेंट्स उसमें हैं तो फिर वो शॉर्ट स्टोरी, वो एक सॉरी कॉमिक स्टोरी हो सकती है। अगर वो एलिमेंट्स उसमें नहीं है तो फिर वो कॉमिक स्टोरी नहीं हो सकती। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कोई और क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड? तो मैम, मैम तानिया यूसुफ कह के गई है कि हाँ बारिश होगी इसके वजह से सिग्नल इशू है तो लेफ्ट कर गई। जी अक्सर। मैम तानिया यूनुस का मैसेज आया हुआ यहाँ पे कि वो लेफ्ट कर दी क्योंकि उनकी बारिश आ रही जिसकी वजह से सिग्नल इशू काफी आ रहा है, उसको आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये कोई मसला नहीं, अगर कुछ भी ऐसा है तो अगर कुछ आप कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उसको सुन लीजिएगा। बाकी सब स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी? जी मैम हमें आ रही थी मैम, चलिए उसके ठीक है सिग्नल फिर। इशू चला इस वजह से। अच्छा, मैंने कहा अगर मेरी तरफ से भी हुआ तो फिर रिकॉर्डिंग में भी वॉइस सही नहीं आ रही होगी। चलें, रिकॉर्डिंग में वॉइस सही आई होगी, तो अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अभी जल्दी में इसको डिस्कस किया है, तो कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता है तो नोट्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग रीड कर लीजिएगा। कोई भी एम्बिग्विटी हुई तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।